नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है रोहन त्यागी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं निर्णय आईएएस हिंदी के इस चैनल पर। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। दूसरी चीज, आज के इस लेक्चर में हम ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के कुछ पेजेस करेंगे, पेज नंबर 20 और पेज नंबर 21। ये हमें आज करने हैं। तो आइए विदाउट फर्दर अड्यू शुरू करते हैं इस क्लास को। बात करेंगे इन तीनों स्टेट्स की, जहां पर महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कहानी मैं आपको पूरी आज सुनाने वाला हूं। तो 4 स्टेट्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। ये स्टेट्स हैं कौन कौन सी, एक बार जूम इन करके देख लेते हैं। देखिए, अगर हम जूम इन करते हैं तो आपको अब ये चारों स्टेट्स क्लियरली नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र इंडिया की इकोनॉमिकली लार्जेस्ट स्टेट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो बहुत सारे देशों से ज्यादा है। मैं आपको बतला दूं कि महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से काफी बड़ी है, ज्यादा है। यूपी की अर्थव्यवस्था लगभग लगभग पाकिस्तान के बराबर है, ये बात आप समझिए दोस्तों। मुंबई की महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी कही जाती है। वैसे महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल नागपुर है, मैं आपको बतला दूं। और नागपुर के अंदर भी संसद के कुछ संसद कह रहा हूं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ सत्र होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना की। देखिए, आज के टाइम पर अगर मैं तेलंगाना को भारत की सबसे न्यूएस्ट स्टेट बोलूं तो मैं गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी दोनों ही केंद्र शासित राज्य हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि ये सबसे नई स्टेट है जो 2014 में आंध्र प्रदेश से सेपरेशन के बाद बनी थी, जिसकी कैपिटल हैदराबाद है दोस्तों। देखिए, हैदराबाद जॉइंट कैपिटल थी 10 सालों के लिए आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की, और 2025 चल रहा है। इस समय तक ये 10 साल का समय खत्म हो चुका है और इसीलिए आंध्र प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं अमरावती आपको इसकी कैपिटल दिखाई पड़ती है दोस्तों। इसके साथ साथ इस साइड आप देखेंगे गोवा है, गोवा की कैपिटल पणजी है। इंडिया की एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है जहां पर काफी सारे लोग सैर सपाटा करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर आप निर्णय आईएएस के स्टूडेंट्स हैं तो निर्णय आईएएस का जो फाउंडेशन बैच है वो सबसे बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? देखो, जो बेसिक्स होते हैं वो तो मिलता ही, यानी कि प्रीलिम से लेकर मेंस, मेंस लेकर इंटरव्यू, ये प्रिपरेशन तो सभी लोग करा रहे हैं आज के टाइम पर। लेकिन उसके साथ साथ दिस इज द बैच, ये वो बैच है दैट इज फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स बाय द ऑफिसर्स। तो आपको यहां पर रवि सर की गाइडेंस देखने को मिलती है एंड रवि सर इज डूइंग, ये आपको पता ही है कि उनका जो ऑरा है ना, एंड जो उनकी गाइडेंस है, खुद ही एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। साथ ही साथ सभी फैकल्टीज दे आर ऑल्सो वेल क्वालिफाइड। यहां पर आप मेरा कोड RT लाइव यूज कर सकते हो। यार, ये जो कोड है, जब आप इसको यूज करोगे तो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट होता है, बट उसी बेनिफिट के चलते मैं आपको इस टाइप की क्लासेस दे पाता हूं माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बतला दूं, अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं और मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। एडमिशन लेना है निर्णय आईएएस में, बस यार मुझे आप ये कोड स्कैन करके एक मैसेज कर दो, आई विल गेट यू द बेस्ट डिस्काउंट्स। दैट इज ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं जी, बात करते हैं सबसे पहले हम, जी हां, इन दोनों स्टेट्स की। अब देखो, महाराष्ट्र के बॉर्डर्स को याद करना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बिना बॉर्डर्स याद किए आपको पता है आप मैप्स को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, और यूपीएससी के अंदर अगर क्वेश्चन आया इस एरिया से तो भैया आप फंस सकते हो, है ना। तो आइए सबसे पहले हम मैप्स को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की जब मैं बॉर्डर की बात करता हूं तो यहाँ गुजरात है, यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ तेलंगाना है, यहाँ पर कर्नाटक है और यहाँ पर गोवा है। तो ये इसके बॉर्डर्स हैं। आप इसके लिए आपको कोई टेक्निक बनानी है रटने के लिए तो आप बना सकते हो। वैसे तो मेरे को तो ऐसे ही याद रहता है। कैसे याद रहता है? देखो, महाराष्ट्र जो स्टेट है ये पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करती थी, और बॉम्बे स्टेट के अंदर गुजरात भी था। गुजरात को बाद में महाराष्ट्र से अलग किया गया 1960s में, जब लैंग्वेज फॉर्मूला लाया गया। तो मुझे ये तो याद ही है कि भाई गुजरात के साथ बॉर्डर है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बतला दूं, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार, जो मध्य भारत हुआ करता था, उसकी राजधानी एक टाइम पर नागपुर हुआ करती थी। लेकिन इस छोटे से प्रोविंस में से मराठी स्पीकिंग एरियाज को अलग करके महाराष्ट्र के अंदर डाला गया उस समय पर। तो ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश के साथ भी हिस्ट्री है महाराष्ट्र की, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि बॉर्डर होना ही चाहिए। इसके बाद अगर बॉर्डर है तो छत्तीसगढ़ से भी बॉर्डर होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो पहले मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, है ना।
तो ये भी एक टेक्निक है, आप स्टोरी के थ्रू चीजों को याद रख सकते हो। और लास्टली दोस्तों नीचे तेलंगाना है, आप देख सकते हैं तेलंगाना के साथ तो बॉर्डर होना ही है भाई, बिकॉज आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर था। आपको पता है कि मराठास के बीच में और जो निजाम थे हैदराबाद के, उनके बीच में बहुत बहुत बड़ी एनिमोसिटी थी, देवर कॉम्पिटिटर्स। तो ये भी चीज आपको हिस्ट्री के फैक्ट से याद होगा। और उसके बाद नीचे कर्नाटका है, और इसके साथ साथ गोवा है, गोवा तो होना ही है ना। कोंकणी और मराठी काफी सिमिलर लैंग्वेजेस हैं यार, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तेलंगाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाती है, क्योंकि तेलंगाना एक सेंट्रली लोकेटेड स्टेट है जो काफी सारे बॉर्डर साझा करती है। अगर आप तेलंगाना की बात करो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के साथ, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के बॉर्डर से शेयर करती है। देखो आंध्र प्रदेश के साथ तो बॉर्डर शेयर करेगी ना, उसी से तो बनी है 2014 में, आपके सामने की बात है ना। और आज के क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आई थिंक 2014 में तो सभी जिंदा होंगे, उस टाइम पे देवर बॉर्न ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, ऑफ कोर्स कर्नाटका, तमिलनाडु, ऊपर उड़ीसा और इधर तेलंगाना, दैट इज इट, और कुछ है ही नहीं। अब हमने कैपिटल्स की बात कर ली, हमने बेसिक लोकेशन की बात कर ली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों बात करना। और इसके बाद हम अब बेसिक ज्योग्राफी की बात करे लेते हैं। तो जब आप बेसिक ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल मैप दिखलाता हूं। ये है फिजिकल मैप, आप देख सकते हैं इस रीजन का। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है दोस्तों, वो पारा द्वीपीय पठार और तटीय मैदानों का हिस्सा है। याद रखिएगा, इंडिया के 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, जिसमें से पहला है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स, यानी कि उत्तर उत्तर पूर्व की पर्वत। उसके बाद नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, यानी कि उत्तर भारत के मैदान। उसके बाद रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट। उसके बाद चौथा जो है वो है आपके तटीय मैदान, जो यहां पर हैं। और पांचवा है दोस्तों उसके बाद पारा द्वीपीय पठार, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू। और छठे हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स बेसिकली। तो यहां पर अगर हम देखें तो आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू के कुछ हिस्से दिखाई पड़ते हैं। महाराष्ट्र में जहां पर आपको डेक्कन ट्रैप्स दिखता है महाराष्ट्र प्लेट्यू के रूप में, वहीं आपको दोस्तों तेलंगाना में तेलंगाना प्लेट्यू दिखाई पड़ता है। डेक्कन ट्रैप्स यानी कि महाराष्ट्रन प्लेट्यू जो है दोस्तों, उसका वॉल्केनिक ओरिजिन है, यानी कि एक समय पर भारत गोंडवाना से टूटकर अंगारा लैंड की तरफ बढ़ रहा था। जब वो बढ़ रहा था तो वो एक वॉल्केनिक हॉटस्पॉट के ऊपर से निकला, और जब इंडिया इस रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर पहुंचा तो ये वॉल्केनो फट गया, जिसकी वजह से माय डियर फ्रेंड्स इस पूरे एरिया में लावा और मैग्मा फैल गया, और उसके सॉलिडिफिकेशन के बाद महाराष्ट्रियन प्लेट्यू बना। इसलिए हम इसको डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं, याद रखिएगा। ये एक फिशर एक्सप्लोजन था, और इसीलिए आपको इस पूरे क्षेत्र में काली कपास मृदा देखने को मिलती है, यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसको आप रेगूर सॉइल भी बोलते हैं, वो आपको महाराष्ट्रन प्लेट्यू में देखने को मिलती है। वहीं तेलंगाना प्लेट्यू की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो उत्तर क्षेत्र में इसके थोड़ी बहुत काली मृदा है, लेकिन मुख्य रूप से यहां आपको लाल मृदा देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर जो बेसमेंट रॉक्स हैं वो खास रूप से नाइस और ग्रेनाइट है। और जब नाइस और ग्रेनाइट का आपर्दन आपाक्षण होता है तो उससे आपकी लाल मृदा बनती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर इस क्षेत्र में आप नदियों को देखें तो नदियों का भी एक पूरा झंझाल है, जिसके बारे में हमें बात करनी है। देखिए इस क्षेत्र में आपको गोदावरी और कृष्णा, ये 2 मुख्य नदियां मिलती हैं, और ये दोनों ही नदियां महाराष्ट्र से उद्गमित होती हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में जाकर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे, और इनकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो आइए एक बार हम इस क्षेत्र की फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर थोड़ी सी नजर डाले लेते हैं। आइए तो आपके सामने एक बेस मैप मैं लेकर आया हूं, सो दैट आप फ्री हैंड मैपिंग पर भी थोड़ा सा फोकस कर सकें। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये क्या हो गया भाई, हटा लेते हैं इसको यार, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी है। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा इस मैप को ऊपर कर देते हैं, सो दैट वी कैन डू सम फ्री हैंड मैपिंग, और आपको अच्छे से मैं ये चीज समझा सकूं। देखिए सबसे पहले नदियों को समझने से पहले हमेशा पर्वतों को समझो, क्योंकि देखो नदियों का जो उद्गमन है वो हमेशा
हाई एरिया से होता है, हाईलैंड एरिया से होता है, चाहे वो प्लेटी हो चाहे वो माउंटेन्स हो। तो इसलिए इस क्षेत्र में जो पर्वत हैं उनको समझना काफी महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले आप यहां देखिए, यहां पर आपको ताप्ती नदी देखने को मिलती है, ताप्ती नदी देखने को मिलती है, ये रही, जो कि खास रूप से उकाई मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है। ये है आपकी ताप्ती नदी, जो सूरत के पास गुल्फ ऑफ खंबत में अरेबियन सी में जा गिरती है। दोस्तों ये बात समझ में आनी चाहिए। अब ताप्ती नदी के जस्ट नीचे से अगर आप ध्यान से देखें, यहां से आपको वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये पश्चिमी घाट एकदम कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि ये बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलते हैं, और ये सीधा कन्याकुमारी तक जाते हैं। पहली चीज तो आप ये समझिए। और आप पाराद्वीप या पठार का जो पश्चिमी किनारा है, आप वेस्टर्न घाट्स को यानी कि पश्चिमी घाट को मान सकते हैं। अब देखो जो पश्चिमी घाट हैं वो मॉनसून का डायरेक्ट ऑन स्लॉट सहते हैं, यानी कि जो मॉनसून की हवाएं हैं वो कुछ इस तरीके से पश्चिमी घाट को हिट करती हैं। और पश्चिमी घाट में इसी वजह से जो पश्चिमी घाट की पश्चिमी दिशा है वहां पर आपको सदाबहार वर्षावन देखने को मिलते हैं। वहीं पूर्वी दिशा में, क्योंकि वो रेन शैडो रीजन पड़ता है दोस्तों, आप जानते हैं, इसी वजह से इस क्षेत्र में आपको कम बारिश देखने को मिलती है कंपैरेटिवली, और यहां पर आपको पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। तो देखो इस चीज को भी समझना काफी महत्वपूर्ण है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहां पर वेजिटेशन का क्या सीन है। देखिए ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये बे ऑफ बंगाल हुआ, ये अरेबियन सी हुआ, लिख लीजिए, ये पश्चिमी घाट है, ये मान लीजिए महाराष्ट्रन प्लेट्यू है। इस केस में देखो ऊंचा उठा हुआ है थोड़ा सा, और ये आपके आगे चलेंगे तेलंगाना प्लेट्यू मिल जाएगा आगे, और यहां पर ईस्ट कोस्ट प्लेन देखने को मिल जाएंगे, है ना। अब देखो यहां से मॉनसूनी पवनें इस तरीके से ऊपर चढ़ती हैं। जब मॉनसूनी पवनें यहां से ऊपर चढ़ेंगी तो वो एडियाबैटिकली कूल होंगी, और जब भी आप मॉइस्ट विंड्स को हवा में ऊपर उठाते हैं तो वो ठंडी होती हैं, और ठंडी होने के कारण संगनन होता है, यानी कि कॉन्डेंसेशन होता है, एडियाबैटिक कूलिंग होती है। तो इस कारणवश इस क्षेत्र में ये कौन सा है, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको आप बोलेंगे व्हाट, बताइए। ये आपका रेन शैडो रीजन है, या फिर इसको आप लीवर्ड साइड भी बोल देते हैं, और ये आपका विंड वर्ड साइड है। तो इस क्षेत्र में आपको खास रूप से एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदा बहार वन देखने को मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना। और यही वो क्षेत्र है जो दोस्तों अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। यहां पर आपको जीव जंतु मिलेंगे, हर साल यहां से कोई ना कोई नया फ्रॉग मिल रहा होता है, ठीक है, कोई नई स्पीशीज निकल रही होती है। ये पूरा क्षेत्र बहुत आज के टाइम पर संरक्षित भी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वहीं दोस्तों पूरब में आप देखेंगे कि यही पवनें नीचे की तरफ आती हैं और ये एडियाबैटिकली वार्म हो, तो इस साइड पर बारिश कम होती है, इसीलिए आपको यहां इस क्षेत्र में आप देखेंगे बारिश कम हो गई, है ना। तो इस क्षेत्र में आपको दो तरह के पर्णपाती वन होते हैं, पहले होते हैं नम और दूसरे होते हैं सूक्ष्म। तो यहां पर आपको नम यानी कि ड्राई नम सॉरी वेट पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, यानी कि वेट डेसिडियस। थोड़ा सा आप आगे आएंगे
तो यही जो वन है ये बदलकर ड्राई हो जाएंगे, सूक्ष्म। और आगे आएंगे यार, आपको यहां पर थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे। सूखा हुआ है बिल्कुल, बहुत एरियाज, खास रूप से विदर्भा और मराठवाड़ा जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वो काफी सूखा है। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि किस प्रकार से बारिश की वजह से वनस्पति बदलती जा रही है। उसके बाद आप यहाँ ईस्टर्न घाट्स में पहुंचेंगे तो दोबारा से पर्णपाती वन यहाँ शुरू हो जाएंगे, और फिर तो समुद्र है ही यार है ना। तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझ में यहां पर आनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी है भाई। तो तापी नदी के नीचे से यानी कि गुजरात से वेस्टर्न घाट्स की शुरुआत होती है दोस्तों, और यही वेस्टर्न घाट्स आप देखेंगे महाराष्ट्र में पूरी तरह से जो उसका वेस्ट साइड है उसको कवर करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया सबसे ऊंची चोटी कौन सी है महाराष्ट्र की। दोस्तों सबसे ऊंची चोटी महाराष्ट्र की सह्याद्री के अंदर ही लोकेटेड है, और इसको आप कहते हैं कलसूबाई पीक। क्या नाम है? नाम है कलसूबाई पीक, जो कि सह्याद्री हिल्स का पार्ट है महाराष्ट्र के। लिख लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए कलसूबाई पीक हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र की, जिसकी हाइट 1646 मीटर है, और ये वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। और इसी वजह से, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स इतने ऊंचे हैं, काफी ऊंचे हैं यहां पर, तो त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास से दोस्तों यहां उद्गमन होता है। जी हां, किस नदी का? यह है आपकी नदी गोदावरी। देखो, तो गोदावरी नदी का उद्गमन होता है नासिक के पास, आप जानते हैं, त्र्यंबकेश्वर से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आप जानते होंगे। और यहां से यह नदी इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है दोस्तों। इस क्षेत्र से बहती है यूं, देख सकते हैं आप, और ये उसका यहां पर डेल्टा आपको दिखाई पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो ये गोदावरी है। तो गोदावरी नदी की कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में मैं आपको बतलाने वाला हूं। देखिए, एक ट्रिब्यूटरी के बारे में तो मैंने आपको कल ही बताया था, और वो ट्रिब्यूटरी यहां से आती है, और इसका नाम इंदिरावती नदी है। क्या नाम है? इंदिरावती। दोस्तों दो ट्रिब्यूटरीज हैं, वाई गंगा और वर्धा, दोनों की दोनों यहां से आती हैं, मध्य प्रदेश से, सतपुड़ा से आकर मिलती हैं, और इसको आप पर्णहिता बोलते हो। पर्णहिता, आ रही है बात समझ? तो ये है वर्धा, और ये है वाई गंगा। ये है वर्धा, और दोस्तों ये है वाई गंगा। देखो, वर्धा की एक छोटी सी और सहायक नदी, इसको पेनगंगा बोलते हो। इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, गोदावरी के ऊपर 2 से 3 बार। दोबारा पूछ ले कोई भरोसा नहीं, और कभी ना पूछे उसका भी कोई भरोसा नहीं। तभी तो आप यूपीएससी को अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको पूर्णा नाम की नदी देखने को मिलती है। पूर्णा, कौन सी है? पूर्णा। और नीचे से अगर आप देखेंगे आपको एक और नदी देखने को मिलती है, जो इस तरीके से जाती है और यूं घूमती है, इसको आपने पर्णहिता। यह है आपकी दोस्तों, सॉरी पर्णहिता कह रहा हूं, मंजिरा। पर्णहिता तो हो गई, मंजिरा, माफ कीजिएगा। अब देखो यहां पर अगर आप देखें तो आप बोलोगे सर पूर्णा कहां से आ रही है, मंजिरा कहां से आ रही है? देखो ध्यान से देखना, जो वेस्टर्न घाट्स है दोस्तों, वो थोड़े से डेक्कन ट्रैप्स के ऊपर भी एक्सटेंड होते हैं। किसके ऊपर? डेक्कन ट्रैप्स के ऊपर भी
थोड़े से वो एक्सटेंड होते हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहां पर इस प्रकार से अजंता और बालाघाट रेंजेस देखने को मिलती हैं। यह है आपकी अजंता रेंज जो डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर वेस्टर्न घाट्स की ही एक्सटेंशन है, और यह है दोस्तों आपकी बालाघाट रेंज। देखिए ये चीज को देखो, ध्यान से देखो, आती है बात समझ। अजंता रेंज, सॉरी ये यहां बना दी मैंने, यहां नीचे बालाघाट रेंज। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपको हरीश चंद्रा और सतमाला रेंजेस भी देखने को मिलती हैं। ये आपकी हरीश चंद्र रेंज है। ठीक है, ABSH बोलो, याद रख सकते हो आप इसको, ABSH यानी कि अजंता, बालाघाट, सतमाला और हरीशचंद्र। 4 रेंजेस हैं छोटी छोटी। ठीक है, 4 रेंजेस आर देयर। ठीक है, हरीशचंद्र, ये बालाघाट, ये सतमाला। ठीक है, तो ये 4 रेंजेस हैं जो कि यहां पर आती हैं, आप देख सकते हैं। ये आपको गोदावरी यहां पर नजर आ रही है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब हरीशचंद्रा रेंज के नीचे अगर आप जाते हैं तो आपको कृष्णा नदी का उद्गमन दिखाई पड़ता है त्रियंबकेश्वर से। कृष्णा नदी कुछ इस प्रकार से उद्गमित होती है और कर्नाटका के अंदर एंटर करती है दोस्तों। और उसके बाद आप देख सकते हैं कर्नाटका के बाद आगे तेलंगाना का बॉर्डर बनाती है आंध्र प्रदेश से, और उसके बाद कुछ इस तरीके से यहां पर गिरती है थ्रू अ डेल्टा। तो ये कृष्णा नदी है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सीधी जाती है और जाकर गिरती है। तो कृष्णा नदी की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है दोस्तों वो है आपकी भीमा नदी, ये है कृष्णा नदी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और नीचे आप देखें कर्नाटका से आती हुई तुंगभद्रा, क्या, तुंगभद्रा। तो ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। तो ये बस इतना याद रख लो यार। हम रिवर्स के बारे में एक अलग है वीडियो, मैंने एक वीडियो बनाई थी, 1.5 मिलियन उस पर व्यूज हैं, उसमें मैंने इंडिया की सभी रिवर्स को कवर किया हुआ है। सर्च कर लो मेरे नाम के साथ, वो आपको दिख जाएगी। बट आपको बेसिक ज्योग्राफी अब यहां पर महाराष्ट्र की समझ में आ गई होगी। माउंटेन्स, प्लेट्यूज के बारे में बात कर ली, क्लाइमेट के बारे में बात कर ली, किस तरह से अंदर सूखा है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना की। ठीक है, तो तेलंगाना की बात करेंगे यार। देखिए, माफ कीजिएगा जी, तो तेलंगाना में आपको टोटली तेलंगाना का प्लेट्यू दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये देखिए, तो ये पूरा तेलंगाना है यहां पे। तो दिस इज प्लेट्यू ऑफ तेलंगाना। हैदराबाद कैपिटल है दोस्तों। हैदराबाद में एक नदी है, उसका नाम है मूसी नदी, और हैदराबाद के अंदर आपको मैन मेड निजाम सागर भी देखने को मिलता है। दोस्तों अगर मैं हैदराबाद की सॉरी तेलंगाना की हाईएस्ट पीक की बात करूं, यानी कि ऐसी चोटी की जो सबसे ज्यादा ऊंची है, तो उसका नाम है दोलीगुट्टा, जो बिल्कुल यहां ईस्टर्न घाट्स के पास लोकेटेड है। ये हाईएस्ट पीक है तेलंगाना की। क्या है दोस्तों, ये हाईएस्ट पीक है तेलंगाना की। और तेलंगाना के ऊपर के एरिया में आपको देखने को मिलती है कौन सी नदी, गोदावरी। नीचे आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कृष्णा है। और यहां पर मूल मुठ्ठा नदी आपको देखने को मिलती है, कहां पर, जी हां, हैदराबाद के पास। अगला बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्टेट की, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है समझनी आप लोगों के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो है दोस्तों आपकी आंध्र प्रदेश। तो आपके सामने आंध्र प्रदेश यहां पर आपको दिखाई पड़ता है।
देखिए, जब मैं आंध्र प्रदेश की यहां पर बात करता हूं तो आंध्र प्रदेश में आपको पूर्वी घाट दिखाई पड़ते हैं। पूर्वी घाट के बारे में मैंने बोला था कि मैं आपको बतलाऊंगा। देखो, ऊपर हमने उस दिन घरजात हिल्स की बात करी थी। मैंने बताया था कि घरजात हिल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। कुछ लोग कहते हैं कि घरजात हिल्स छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है और कुछ लोग कहते हैं कि घरजात हिल्स ईस्टर्न घाट्स की एक्सटेंशन है। तो घरजात हिल्स के बाद आपको यहां पर उड़ीसा में नॉर्दर्न सिरकार्स देखने को मिलते हैं, इस क्षेत्र में पूरे में, है ना, महानदी के नीचे। कहां पर दोस्तों? महानदी के नीचे। और उसके बाद यहां आंध्र प्रदेश में इस क्षेत्र में आपको नाल मल्ला हिल्स देखने को मिलते हैं। और जो नाल मल्ला हिल्स के अंदर आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है ईस्टर्न घाट्स की और आंध्र प्रदेश की, जिसका नाम है अरमकोंडा पीक। कौन सी पीक देखने को मिलती है? अरमकोंडा पीक। और अरमकोंडा पीक की जो हाईएस्ट पीक है, जो हाइट है सॉरी, वो 1680 मीटर्स है। यानी कि ये पीक वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक अनाईमोडी से छोटी है। इवन मैं आपको बतला दूं, जो अरावलीज की हाईएस्ट पीक है ये उससे भी छोटी है। और ये भी बतला दूं कि सतपुरास और विंध्यास की हाईएस्ट पीक से इस पीक की हाइट थोड़ी ऊंची है। बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो यह है दोस्तों नाल मल्ला हिल्स। उसके नीचे आप आएंगे, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कौन से हिल्स? जी हां, यहां आपको देखने को मिलेंगे वेनकोंडा हिल्स। आती है बात समझ? वेनुकोंडा हिल्स। और नीचे आ जाएंगे इस एरिया में तो आपको देखने को मिलेंगे पालकोंडा हिल्स। पालकोंडा हिल्स। तो 3 मेजर रेंजेस हैं, आप देख लें कौन कौन सी। सबसे पहले नालमल्ला, उसके बाद वेनुकोंडा और उसके बाद पालकोंडा हिल्स। अगर इसी चीज को मैं आपको यहां पर दिखलाऊं, ये देखिए, तो आपको यहां पर ईस्टर्न घाट्स दिखाई पड़ते हैं। ये नॉर्दर्न सिरकार्स हैं, इन्हीं की एक्सटेंशन अगर आप यहां पर देखें, ये नाल मल्ला हिल्स हैं। और नीचे आ जाए आपको कृष्णा नदी दिखाई पड़ती है और यहां पर आपको दूसरे हिल्स दिखाई पड़ते हैं। तो बेसिकली नाल मल्ला हिल्स के नीचे आपको दोनों नदी जो हैं वो जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। किसमें? बे ऑफ बंगाल में। तो हम अभी यहां पर थे, तो यहीं से दोनों नदियां आती हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए गोदावरी बना देता हूं इस तरीके से, और यहां पर मैं आपको तो यह है गोदावरी और यह है कृष्णा। आती है बात समझ? अरे कृष्णा थोड़ा गलत बन गई, माफ कीजिएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, नालमल्ला हिल्स थोड़ा सा ऊपर है और दोनों ही नदियों के नीचे वेनुकोंडा और पालकोंडा हिल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यार ये बेसिक ज्योग्राफी होती है। यहां पर आपको तेलंगाना प्लेटू दिखाई पड़ता है और खास रूप से जो तेलंगाना का क्षेत्र है वो विदर्भा की तरह, मराठवाड़ा की तरह काफी ज्यादा सूखा है और इसीलिए वहां पर काफी ज्यादा बैकवर्डनेस थी, जिसके कारणवश तेलंगाना ने के जो वहां पर एक मूवमेंट चली जिसने आंध्र प्रदेश से सेपरेशन का एक बहुत बड़ी जो थी डिमांड वो उठाई थी। ठीक है, तो ये चीज आप सभी को समझ में आनी चाहिए। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। समझ लीजिए इस चीज को। बेसिक ज्योग्राफी जो है वो समझ में आपको यहां पर आई होप आ गई होगी, किस तरह से हिल्स हैं। तो अगर हम पूरी तरह से एक डायग्राम बना लें यहां पर, तो आपको सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर अरेबियन सी दिखाई पड़ता है, ये देखिए। इस क्षेत्र को अगर हम साइड से देखें तो ये वेस्टर्न घाट्स हैं। ये जो है एरिया, ये डेक्कन ट्रैप्स है। उसके साइड में, थोड़ा सा साइड में आएंगे
तो आपको तेलंगाना प्लेटो दिख जाएगा और नीचे आपको आंध्रा के प्लेन्स दिख जाएंगे यहां पर। पर आपको आंध्रा प्लेन्स नजर आ जाएंगे, दिख रहे हैं आपको। अब यहां से कुछ नदियां बहुत तेजी से नीचे जा रही हैं, आप जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी हैं, जैसे मीठी नदी है और यहां से कृष्णा गोदावरी इस प्रकार से जाती हैं, जिनके ऊपर खूब सारी जायकवाड़ी डैम है, बड़े भतेरी श्री राम सागर है, ठीक है, नागार्जुन सागर डैम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कृष्णा गोदावरी के ऊपर। तो ये बेसिक ज्योग्राफी होती है दोस्तों इन स्टेट्स की। आई थिंक एक और लेक्चर यहाँ पर बचा हुआ है, लास्ट में हम लास्ट की जो नीचे की 3 स्टेट्स बची उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों, और उसके बाद हम लोग जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। विद दैट थिंग इन माइंड आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। जाने से पहले मैं आप सभी को बतलाना चाहता हूं कि भैया RT लाइफ कोड का यूज कर लो, आई विल हेल्प यू आउट, प्लस साथ ही साथ जस्ट फॉलो मी ऑन द गिवन लिंक्स। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और जिंदगी में कभी हार ना माने।